सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 25 दिसंबर का अपना द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, स्टेट्स टोल्ड टू अबाइड बाय सुप्रीम कोर्ट बाय ऑर्डर हॉल्टिंग अरावली माइन लीजेस। तो यहाँ पे अरावली माइनिंग को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर पास किया था जिसमें कहा गया था कि जो अरावली रेंजेस हैं उसमें कोई भी न्यू माइनिंग लीज तब तक अप्रूव नहीं होगी जब तक एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग सेंट्रल सुपरविजन के अंडर तैयार नहीं हो जाता। तो इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, उसको देख लेते हैं। तो डिबेट ऑन व्हाट इज अरावलीज शो डिस्ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन इकोलॉजिकल इश्यूज। तो यहाँ पे बोला गया है कि इशू ये है कि सालों से यहाँ पर माइनिंग, क्वेरिंग और डिफॉरेस्टेशन अरावलीज में, उसकी वजह से यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी कम हो गया है, इकोसिस्टम जो है वो डैमेज हो गया है और जो दिल्ली हरियाणा की एयर क्वालिटी है वो भी ख़राब हुई है। तो कोर्ट ने कंप्लीट जो है बैन इस पे नहीं लगाया है, कंप्लीट बैन नहीं लगाया है, क्योंकि उनका कहना है कि टोटल बैन से जो इल्लीगल माइनिंग है वो बढ़ सकती है और डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स भी ज़रूरी है माइनिंग से। और लेकिन कोर्ट ने ये भी माना कि स्टेट्स के पास स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट पावर जो कैपेसिटी है वो कम है और माइनिंग जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट का रेवेन्यू का भी सोर्स है। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और साथ ही कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन भी एक्सेप्ट की है जिसमें कहा गया है कि सिर्फ वही हिल्स जो कि अरावलीज में माने जाएंगे, जिनका लोकल जो रिलीफ है उससे 100 मीटर का एलिवेशन होगा, 100 मीटर की हाइट होगी जिनकी, उन्हीं हिल्स को अरावलीज में माना जाएगा। तो इस डेफिनेशन के चलते जो है लगभग 92% जो हिल्स हैं वो अरावलीज के एम्बिट से बाहर हो जाती हैं, जिससे जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं काफ़ी कंसर्न हैं। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में वो नहीं है, इसलिए लोगों को गवर्नमेंट की बात पर ब्लाइंड ट्रस्ट जो है करना पड़ता है। और आर्टिकल का कहना है कि बिना ट्रांसपेरेंसी के सिर्फ रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स या पॉलिटिकल ब्लेम गेम से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि जो एनवायरमेंटल पॉलिसी है वो पब्लिक ट्रस्ट पर डिपेंड करती है, ऐसा इस पूरे आर्टिकल का बोलना है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इसरो ने एक बड़ा स्पेस माइलस्टोन अचीव किया है जब इसरो का लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम लॉन्च व्हीकल बाहुबली रॉकेट, उसने जो सैटेलाइट है जिसका नाम ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को सक्सेसफुली लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर दिया और ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ और मिशन सिर्फ 15 मिनट के अंदर सैटेलाइट को टारगेट ऑर्बिट में ले गया। तो और ये मिशन इसरो के लिए 2 बड़े रिकॉर्ड्स भी लेके आया। सबसे पहला है कि ये सबसे बड़ा जो कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय किया गया है। और दूसरा ये कि जो है ये इसने 6100 केजी वेट के साथ ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट है, इसका अब तक का सबसे हैवी पेलोड लॉन्च था इंडियन सॉइल से। और जो ये सैटेलाइट है ये एएसटी स्पेस मोबाइल जो यूएस की कंपनी है उसके लिए बनाया गया है और इसकी खासियत ये है कि ये स्पेस बेस्ड सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा डायरेक्टली। मतलब फ्यूचर में नॉर्मल जो स्मार्टफोन्स हैं उस पर 4G, 5G वॉइस, वीडियो कॉल, टेक्स्ट और डेटा सर्विसेज सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्टली मिल सकेंगी विदाउट टावर्स, बिना किसी स्पेशल डिवाइस के। तो इसरो के चेयरमैन ने भी कहा कि रॉकेट ने सैटेलाइट को बहुत ही हाई प्रिसीजन के साथ इंजेक्ट किया ऑर्बिट में और परफॉर्मेंस एरर जो है सिर्फ 2 किलोमीटर से भी कम था, जो कि ग्लोबल लेवल पर आउटस्टैंडिंग है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, पेसा महोत्सव मनाया जा रहा है विशाखापट्टनम में, जिसमें कि एक ये वाइब्रेंट और कल्चरल सेलिब्रेशन है जहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के लोग एक साथ अपना जो ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल फूड है, आर्ट फॉर्म है, लैंग्वेज, लाइफस्टाइल जो है शेयर करते हैं। और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि ये इवेंट उनके लिए प्राइड और आइडेंटिटी सेलिब्रेट करने का मौका है और ये कहाँ हो रहा है? विशाखापट्टनम में हो रहा है, 2 दिन का फेस्टिवल है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, तेलंगाना लाइकली टू गेट 5 मोर जीआई टैग सून। तो तेलंगाना ने जो अपनी ट्रेडिशनल क्राफ्ट और रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जीआई टैग्स पर तेज़ी से काम कर रहा है। स्टेट ने काफ़ी प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेशन फाइल किए हैं, जिसमें 5 आइटम्स कौन-कौन से हैं: नारायण पेट ज्वेलरी, हैदराबाद पर्ल्स, बंजारा ट्राइबल ज्वेलरी, बंजारा नीडल क्राफ्ट और बातिक पेंटिंग्स। तो अभी ये अप्रूवल के लिए फाइनल स्टेज पर हैं सारे। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बेसिकली एक लीगल सर्टिफिकेट होता है जो बताता है कि प्रोडक्ट कोई भी है उस वो किस स्पेसिफिक रीजन या प्लेस से बिलोंग करता है
और उसकी जो क्वालिटी होती है, रेपुटेशन और यूनिकनेस उस जगह से जुड़ी होती है। और इस प्रोडक्ट अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है तो उसका जो डुप्लीकेट है वो बनाना मुश्किल हो जाता है। प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू और ट्रस्ट जो है बढ़ता है, और लोकल जो फार्मर, आर्टिसन और क्राफ्टमैन जिनका है वो उनको फ़ायदा होता है। और ये टैग बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंडर जो है दिया जाता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, एवियन फ्लू आउटब्रेक थ्रेटन्स अपएंड सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ डक फार्मिंग इन कुट्टानाड। तो यहाँ पे कुट्टानाड में जो वहाँ पे सेंचुरी ओल्ड जो डक फार्मिंग ट्रेडिशन है अब कोलैप्स होने के ब्रिंक पर है, क्योंकि वहाँ पर बार बार एवियन फ्लू जो H5N1 है आउटब्रेक हो रहे हैं, और पिछले 11 सालों में ये 7 बार आउटब्रेक हुआ है, और अब तक लगभग 55,000 से ज़्यादा बर्ड्स मर मर चुके हैं। तो डक फार्मिंग जो है यहाँ की फैमिलीज़ के लिए मेन लाइवलीहुड थी, और लेकिन बड़े फार्मर्स जो है वो 1500 से जो है गिरकर 250 ही रह गए हैं। तो इसी वजह से ये जो प्रैक्टिस है डिज़ीज़ प्रोन होती जा रही है, स्पेशली क्योंकि ये रीजन माइग्रेटरी बर्ड्स जो है उनका रूट है जो वायरस जो यहाँ पर स्प्रेड करती हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, डाउरी इज अ क्रॉस कल्चरल इविल से सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट में कहा है कि डाउरी एक बेसिकली क्रॉस कल्चरल इविल है, जो सिर्फ एक रिलीजन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यह समाज के हर हिस्से में फैला हुआ सोशल प्रॉब्लम है। और कोर्ट ने कहा कि सोसाइटी में बेटियों की शादी बेसिकली हायर स्टेटस फैमिलीज में करने की सोच जो है उसने वुमेन के राइट्स को हैवीली डैमेज किया है। और केस में एक 20 साल की लड़की की डेथ हो गई क्योंकि उसके पेरेंट्स कलर टीवी, मोटरसाइकिल और 15,000 की डॉरी डिमांड पूरी नहीं कर पाया। तो कोर्ट ने कहा कि सिस्टम ने उसकी वैल्यू बस इतनी ही समझी, और जजमेंट में बताया गया कि डॉरी कास्ट सिस्टम, पैट्रियार्की और हाइपरगैमी यानी हायर स्टेटस मैरिजेस जो होती हैं उससे जुड़ी सोच से निकली है। और डॉरी एक्ट होने के बाद भी ये प्रैक्टिस जो है बेसिकली गिफ्ट सोशल एक्सपेक्टेशंस के नाम पर छुपकर जो है कंटिन्यू हो रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी आर्टिकल 14 के खिलाफ है। और कोर्ट ने गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन दिया है कि करिकुलम में जेंडर इक्विटी एजुकेशन ऐड की जाए, और डॉरी प्रोहिबिशन जो ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाए, और पेंडिंग जो डॉरी केसेस है उनको फास्ट ट्रैक किया जाए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, फिजिकल एक्टिविटी लिंक टू लोअर ब्रेस्ट कैंसर रिस्क ICMR स्टडी। तो यहाँ पे एक स्टडी के मुताबिक अगर लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करें तो जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है वो कम होता है, और साथ ही कुछ चीज़ें रिस्क बढ़ाती हैं, जैसे कि लेट प्रेगनेंसी टाइमिंग हो गई, हार्मोन्स का प्रेशर हो गया, पेट पे ज़्यादा फैट होना, फैमिली हिस्ट्री ऐसी होना, या फिर 50 से ज़्यादा एज होना। तो स्टडी में ये भी मिला कि 2 या 2 से ज़्यादा जिनका अबॉर्शंस है, उन वाली जो वुमेन्स हैं उसमें रिस्क ज़्यादा था। तो इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर केसेस हर साल बढ़ रहे हैं, इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल, वेट कंट्रोल, गुड स्लीप और अर्ली चेकअप्स जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, जाट पंचायत बैन्स स्मार्टफोन यूज बाय मैरिड वुमेन्स। तो राजस्थान के जालौर डिस्ट्रिक्ट में कास्ट पंचायत ने फैसला लिया है कि 2026 रिपब्लिक डे से जाट कम्युनिटी के अंदर जो शादीशुदा और यंग वुमेन है उसको स्मार्टफोन यूज करने पर रेस्ट्रिक्शन रहेगा। और पंचायत का कहना है कि ये डिसीजन जो है मोबाइल एडिक्शन और बच्चों के हेल्थ के कंसर्न की वजह से लिया गया है। सिर्फ जो पढ़ाई करती हैं लड़कियां उन पर एकेडमिक्स के लिए फ़ोन यूज़ करने की परमिशन होगी, सोशल इवेंट्स में नहीं होगी। तो इस डिसीजन का वीडियो जो है वायरल हुआ, जिसके बाद वुमेन राइट्स ग्रुप उसने इस पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म जताया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है, द डेलिबरेट अनमेकिंग ऑफ इंडियाज राइट टू वर्क। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को रिपील करके उसकी जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025 लाया गया। और पहले जो है नरेगा एक डिमांड ड्रिवन लीगल राइट टू वर्क देता था, जहाँ पे रूरल लोग जब भी चाहें वो काम मांग सकते थे। लेकिन नया लॉ इस जो है प्रिंसिपल को रिवर्स करके स्कीम को सप्लाई ड्रिवन बना देता है, जहाँ पर सेंटर जो है वो डिसाइड करेगा कौन से स्टेट में कितना काम दिया जाएगा। तो इसको एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल शिफ्ट माना जा रहा है, और गांधी जी का नाम हटाकर स्कीम को रीब्रांड करना सिंबॉलिक ब्रेक दिखाता है। और क्रिटिक्स कहते हैं कि ये लॉ जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए कैप क्रिएट करता है, ऑटोनॉमी जो है स्टेट्स की वो भी कम करता है, और स्टेट्स पर फाइनेंशियल बर्डन जो है वो बढ़ा देता है, क्योंकि फंडिंग रेशियो जो है पहले 90:10 था सेंटर टू स्टेट का, वो घटाकर 60:40 कर दिया गया है, यानी स्टेट्स का शेयर जो है वो बढ़ा दिया गया है। और जो एक्सेस बर्डन होगा, यानी जो गरीब स्टेट्स हैं उनके लिए ये एक्स्ट्रा खर्चा उठाना मुश्किल होगा,
और जो भी एक्स्ट्रा बर्डन आएगा वो भी स्टेट्स को ही उठाना पड़ेगा, जिससे वर्क डिमांड आर्टिफिशियली जो है वो सप्रेस हो सकती है। तो एमजी नरेगा एक वक्त पर राइट बेस्ड सोशल सिक्योरिटी मॉडल था, जिसमें काम मिलना एक लीगल एंटाइटलमेंट था, कंपनसेशन मिलता था काम नहीं मिलने पर, सोशल ऑडिट्स होते थे और सिटीजन्स को स्टेट पर अकाउंटेबिलिटी क्लेम करने का हक था। तो रिसर्च दिखाती है कि प्रोग्राम ने रूरल वेजेस, लाइवलीहुड सिक्योरिटी और क्राइसिस पीरियड में सपोर्ट प्रोवाइड किया। उसमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया, स्पेशली कोविड के टाइम पे। लेकिन जो नई पॉलिसी है ये राइट बेस्ड अप्रोच की जगह वेलफेयर एज डिस्क्रिशन मॉडल को पुश करती है, जहाँ पे लाइवलीहुड वो स्टेट की मर्जी पर डिपेंड कर हो जाते हैं, ना कि लीगल गारंटी उसमें मिलती है। तो ऑपोजिशन वॉकआउट हुआ इस बिल के बीच में, और क्योंकि बिना कंसल्टेटिव प्रोसेस के जल्दी पास हो गया ये बिल, जो डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी पर जो है सवाल खड़े करता है। तो आर्टिकल कहता है कि ये रिपील जो है सिर्फ एक स्कीम का खत्म होना नहीं, बल्कि एक फंडामेंटल जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है उसका रोल बैक है, कि काम और डिग्निटी एक राइट बेस्ड गारंटी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ जो है पॉलिसी का बेनेवोलेंस होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे न्यू लेबर कोड्स द थ्रेट्स टू इनफॉर्मल वर्कर्स। तो यहाँ पे इंडिया के नए लेबर कोड्स 2019 से 2020 को लेकर जो यूनियंस है और वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस हैं लगातार अपोज कर रहे हैं। आर्टिकल कहता है कि ये 4 कोड्स जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जो है बिना प्रॉपर ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन के पास किए गए। इस ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन में कौन-कौन होता, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट होती है, एम्प्लॉयर होते हैं और जो वर्कर्स हैं। तो जबकि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में नॉर्मली जो है वर्कर, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट मिलकर डिसीजन जो है वो लेते हैं, और जैसे-जैसे इन कोड्स का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रहा है, कई जो हार्ड अर्न्ड लेबर राइट्स हैं डाइल्यूट या फिर जो है खत्म होते दिख रहे हैं। स्पेशली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर के लिए, जो इंडिया की वर्कफोर्स का 90% हिस्सा रखते हैं और जीडीपी का बड़ा पोर्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि ये कोड्स लेबर लॉज को जो कंसोलिडेट करते हैं और सोशल सिक्योरिटी जो है उसको यूनिवर्सलाइज करते हैं। लेकिन आर्टिकल के मुताबिक रियलिटी कुछ और है, और यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को मोस्टली इग्नोर किया जाता है, और पहले के जो प्रोटेक्टिव लॉज हैं जैसे कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, इन सबको वीकेन या रिप्लेस कर दिया गया है। और जो ये एक्ट है पहले का, ये इसमें अराउंड 180 जो सेफ्टी रूल्स थे, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करते थे। और जो नया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड है, ये दिया गया है, इसमें ये रूल्स जो है मिसिंग है, और इंस्पेक्शन सिस्टम को भी जो है वेब बेस्ड मॉडल से रिप्लेस किया गया है, जो कि डेंजरस लेबर कंडीशंस को डिटेक्ट डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो कन्वेंशन 81 है उसकी वायलेशन जो है वो बताई गई है इसमें। और यहाँ पर जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं उनको ऑक्यूपेशनल जो डिजीज़ है उसका रिस्क होता है, जैसे कि सिलिकोसिस हो गया, पेस्टिसाइड रिलेटेड कैंसर हो गया, किडनी या फिर स्किन प्रॉब्लम हो गई। लेकिन नए कोड्स में इनकी हेल्थ प्रोटेक्शन, रिहैबिलिटेशन या कंपनसेशन का कोई क्लियर फ्रेमवर्क वो नहीं है, जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन 161 के खिलाफ है। तो जो ईएसआईसी में जो कवर मिलता है, वो भी इनको नहीं मिलता। मतलब स्टेट रिकॉग्निशन भी ही जो है इसमें मिसिंग हो जाती है। तो जो बोलते हैं यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कोड्स में जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को कुछ बेनिफिट्स मिलते दिखते हैं, पर इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए वेग वेलफेयर स्कीम्स का प्रॉमिस है यहाँ पे। तो नया कोड एक सिंगल वेलफेयर बोर्ड जो है वो बनाता है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर से में जो है मल्टीपल डाइवर्स ऑक्यूपेशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है। और सेंट्रलाइज्ड जो ई श्रम पोर्टल है, उसके थ्रू वर्कर वेलफेयर फंड, जो लगभग 1 लाख करोड़ का एस्टिमेट बताया जा रहा है, इस सेंटर के कंट्रोल में जाने का रिस्क इसमें बताया गया है। तो बोलते हैं कि तमिलनाडु, जहाँ पे अलग-अलग 39 वेलफेयर बोर्ड्स जो है वो चलाता है, और वहाँ ये कोड्स थ्रेटन करता है, क्योंकि यहाँ पर वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात हो रही है। तो स्टेट्स को अपना स्टेट लेवल वेलफेयर प्रोटेक्ट करना चाहिए, आर्टिकल का ये बोलना है। और केरला की तरह तमिलनाडु को भी कोड्स इम्प्लीमेंट करने से पहले जो रेजिस्टेंस है और सेफगार्ड इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु में भी अलग-अलग 39 वेलफेयर बोर्ड्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए प्रेजेंट हैं। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, इंडिया मस्ट नॉट अंडरमाइन ग्रीन कंप्लायंस इन इट्स क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो यहाँ पे बोलते हैं कि 2025 के एंड तक जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो एक ट्रिकी क्रॉसरोड्स पर खड़े हैं,
जहाँ पे क्लाइमेट गोल्स और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जियोपॉलिटिक्स एक साथ इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्वांटिटी के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिनरल्स नहीं है, लेकिन जो क्लीन एनर्जी इकोनॉमी है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर हो गया, विंड टरबाइन हो गया, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इनके लिए कुछ स्पेसिफिक रेयर अर्थ जो है वो गेटकीपर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसमें यूज़ होते हैं काफ़ी रेयर अर्थ मेटल्स। और रियल प्रॉब्लम माइनिंग नहीं है, बल्कि हाई परफॉर्मेंस परमानेंट मैग्नेट्स, स्पेशली जो नियोडियम, आयरन, बोरॉन मैग्नेट्स हैं। और बोलते हैं कि जब सप्लाई इनकी डिसरप्ट होती है तो शॉक जो है ये इकोनॉमी तक पहुंचता है, और कई जो कंट्रीज है माइंस जो है अनाउंस कर देते हैं, लेकिन केमिकल रिफाइनिंग कैपेसिटी फिर भी चाइना के पास होती है, जो कि रेयर अर्थ के लिए उतनी ही क्रिटिकल है जितनी क्रूड ऑयल के लिए रिफाइनिंग इम्पॉर्टेंट है भाई, उतनी ही रेयर अर्थ के लिए भी रिफाइनिंग इम्पॉर्टेंट है, जो चाइना जिसमें मोनोपोली रखता है। और इसी वजह से डिपॉजिट्स कहीं भी मिल जाएं, सप्लाई चेन का जो कंट्रोल है वो चाइना के पास ही डोमिनेंट रहता है। और तो यहाँ पे इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने क्या किया है 2025 में, इंडियन का जो फोकस है वो माइनिंग पर नहीं, बल्कि जो मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग पर शिफ्ट किया है। और गवर्नमेंट का ये बेसिकली 7,280 करोड़ का स्कीम का गोल है कि कंट्री में 6,000 टन्स ऑफ रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स पर ईयर बनाए जा सकें। और इससे जो है क्या होगा कि इंपोर्ट की डिपेंडेंस हमारी कम होगी, बाहर से मंगाने की डिपेंडेंस कम होगी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका इकोसिस्टम स्ट्रांग बनेगा। लेकिन चैलेंजेस इसमें काफ़ी बड़े हैं। इंडिया के रेयर अर्थ डिपॉजिट्स जो है वो मोनाजाइट रिच बीच के जो सैंड्स हैं उसमें मिलते हैं, जो कि थोरियम और न्यूक्लियर लिंक्ड मिनरल्स के साथ होते हैं। और इसी वजह से सेक्टर को स्ट्रिक्ट गवर्नेंस, सेफ वेस्ट मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और कम्युनिटी एंगेजमेंट के साथ ऑपरेट करना पड़ता है। दूसरी चैलेंज ये है कि जो एक्सप्लोरेशन है उसके बाद डिपॉजिट्स की प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और जो कैपेसिटी में कन्वर्ट करना, जिसके लिए रेगुलेटरी क्लैरिटी होनी चाहिए, पब्लिक फाइनेंसिंग होनी चाहिए और एनफोर्समेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और जो तीसरा चैलेंज है इसमें, जो मिड स्ट्रीम कैपेसिटी बिल्ड करना, जिसमें कि मैग्नेट जो प्रोडक्शन है उसको लॉन्ग टर्म ऑफटेक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है कॉमर्शियली वायबल बनाना होगा। तो आर्टिकल का पूरा मैसेज ये है कि जो कंट्री ग्रीन सप्लाई चेन्स रिस्पॉन्सिबली जो है अपनी स्केल कर लेगा, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करेगा और कंप्लायंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, तो वही जो है नेक्स्ट जनरेशन ग्रीन इकोनॉमी में लीड करेगा। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे, द डिजिटल नार्सिसस। तो यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, बट इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। इसका बेसिक मैसेज ये है कि पहले इंसान क्या है, गलती से सीखता था। लोग डिबेट करते थे, डिसएग्री करते थे एक दूसरे से, और इसी प्रोसेस से उनकी जो थिंकिंग है वो स्ट्रांग होती थी। लेकिन आज के ज़माने में काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टूल हैं ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जो हमेशा यूज़र जो है, जो यूज़ कर रहा है उसको एग्री करके खुश रखते हैं, क्योंकि फ्लैटरी जो है उससे जो यूसेज है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो बढ़ता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मशीन हमेशा बोले कि तुम सही हो, तो धीरे-धीरे इंसान क्वेश्चन करना वो बंद कर देता है, और जो क्रिटिसिज़्म है वो बुरा लगने लगता है, और ब्रेन की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो अगर गवर्नमेंट्स या लीडर्स ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करें, तो वो पब्लिक ओपिनियन को क्वाइटली कंट्रोल भी कर सकते हैं, बिना किसी फ़ोर्स के, सिर्फ़ कम्फ़र्ट के थ्रू। तो लोगों को लगेगा हमें सब ठीक है, पर ट्रुथ पीछे रह जाएगा। तो आर्टिकल का ये कहना है कि हमें ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए जो कभी-कभी क्वेश्चन भी करे, चैलेंज करे, ताकि इंसान जो है सोच सोच सके, सोचता रहे। और रियल डेंजर ये नहीं कि मशीन्स जो है पावरफुल हो जाएँगी, डेंजर ये है कि इंसान जो है वो सोचना छोड़ देगा इसके थ्रू। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाई मैन्युफैक्चरिंग हैज़ लैग्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो चाइना और साउथ कोरिया के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बन पाया। इकोनॉमिस्ट अरविंद रंजन सुब्रमण्यम के मुताबिक जो इंडिया में पब्लिक सेक्टर है उसमें हाई गवर्नमेंट की सैलरीज ने वर्कर्स को मैन्युफैक्चरिंग से दूर कर दिया। तो इस प्रोसेस को डच डिजीज से समझते हैं फ्रेमवर्क के, जहाँ पे एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट या इनकम बढ़ने से जो दूसरा सेक्टर है उसमें वो कॉस्टली और नॉन कॉम्पिटिटिव बन जाता है। तो यहाँ पर बोलना है, जब गवर्नमेंट जॉब्स में सैलरी ज़्यादा मिलती थी तो काफ़ी लोग फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग जॉब छोड़कर सरकारी नौकरी की तरफ शिफ्ट हो गए, और इससे जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को वर्कर्स कम मिलने लगे।
तो वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फैक्ट्रीज़ को ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती और इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई और प्रोडक्ट्स जो है वो महंगे हो गए। और जब इंडियन इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे हो गए तो लोगों ने इम्पोर्टेड चीज़ें ज़्यादा चीप और अट्रैक्टिव उन्हें लगने लगी। लेकिन आर्टिकल यहाँ पर एक काउंटर क्वेश्चन करता है कि अगर वेजेस जो है वो हाई थे तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो प्रोडक्ट्स है वो क्यों नहीं बढ़ी? और दूसरे देशों में हाई वेजेस ने इनोवेशन और ऑटोमेशन को पुश किया, पर इंडिया में प्राइवेट सेक्टर ने ज़्यादातर जो है चीप लेबर इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादातर चीप लेबर पर जो है डिपेंडेंट क्यों रह गया? और रिजल्ट ये हुआ कि जो सर्विस सेक्टर है उसका ग्रोथ हुआ, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग में है उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बन पाई और वेजेस जो है वो भी स्टैग्नेंट रहे और इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ गई। तो आर्टिकल कहता है कि इंडिया को अब सिर्फ वेज डिबेट नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ऑटोमेशन और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ प्लस फेयर वेज पर जो है फोकस करना होगा। ग्रोथ हो वो इंक्लूसिव और इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ इंडिया के लिए ज़रूरी है इसके लिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज़ द ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी एंड इट्स रोल। तो यहाँ पे सेंटर ने 2025 में ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी बीओपीएस बनाया, जो कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के अंडर एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगा। और ये बॉडी एविएशन सेक्टर में जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन है उसके तर्ज पर है। और जो पोर्ट्स और जो शिप्स की सिक्योरिटी का रेगुलेटरी ओवरसाइट जो है ये ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी हैंडल करेगा। अभी तक क्या है कि जो कोस्टल सिक्योरिटी है उसका काम कोस्ट गार्ड, सीआईएसएफ, नेवी, स्टेट जो मैरिटाइम पुलिस होती थी उसके बीच डिवाइडेड था, जिससे जो कोऑर्डिनेशन का इशू, सिक्योरिटी गैप्स क्रिएट होते थे। तो बीओपीएस का पर्पस क्या होगा कि एक सिंगल अथॉरिटी के थ्रू मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेशन और एनफोर्समेंट इंश्योर किया जाएगा। और बीओपीएस जो है बेसिकली मैरिटाइम टेररिज्म, आर्म्स स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल माइग्रेशन, पायरेसी और जो साइबर थ्रेट्स जैसे रिस्क को एड्रेस किया जाएगा इसमें। और पोर्ट्स के जो आईटी सिस्टम के लिए एक डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी डिवीजन भी होगा इसमें। और जो ब्यूरो ऑफ पोर्ट सर्विसेज है उसका जो जो आईएसपीएस कोड है, इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड, तो इस जैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करने का लीगल पावर जो है वो बीओपीएस को मिलेगा। यहाँ पे बताया गया है कि साथ ही कुछ स्टेट्स ने कंसर्न रेज किया है कि जो न्यू लॉज हैं उनसे जो है सेंटर को नॉन मेजर पोर्ट्स पर ज़्यादा कंट्रोल मिल रहा है, जिससे फेडरलिज्म पर इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, पोस्ट हिरोशिमा डिस्क्विंटिंग अकाउंट्स ऑन न्यूक्लियर मॉडर्निटी। तो आर्टिकल का मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि आज के टाइम में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो का रियल जो डेंजर है वो रियल है, लेकिन लोग उसे ज़्यादा सीरियसली महसूस नहीं करते। जो वॉर्स, मिसाइल्स, न्यूक्लियर टॉक्स न्यूज़ में आती रहती हैं, पर हम उन्हें थोड़ी देर सोचते हैं फिर भूल जाते हैं। इसको राइटर ने बेसिकली एब्सेंट प्रेजेंस जो है बोला है, और मतलब रिस्क है पर हम उसे इग्नोर करके नॉर्मल लाइफ जीते रहते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पर न्यूक्लियर टॉपिक्स को काफ़ी सीक्रेट और कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन के थ्रू हैंडल करती है, और इसीलिए पब्लिक को जो रियल रिस्क है या डिसीजंस का फुल पिक्चर वो नहीं मिल पाता, स्पेशली न्यूक्लियर डिसीजंस में। लोग न्यूक्लियर पावर को बस जो है प्रेस्टीज, प्राइड और सिक्योरिटी गारंटी के एंगल से देखते हैं, पर सच ये है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो सिस्टम है वो स्पीड, सीक्रेसी और जो पावर कंसंट्रेशन पर चलता है, जहाँ पर डिसीजंस जल्दी और लिमिटेड लोग लेते हैं। तो आर्टिकल कहता है कि डेमोक्रेसी जो है वो तब सेफ रहेगी जब जो न्यूक्लियर इश्यूज हैं उस पर ओपन डिस्कशंस, ट्रांसपेरेंसी और क्वेश्चनिंग को बढ़ाया जाए। तो और ये इसमें सीक्रेसी मेंटेन कम हो, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ाई जाए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स टू ओपन ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन प्रोफेशनल सेल्स, कॉमर्स सेक्रेटरी अग्रवाल। तो यहाँ पे कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल का कहना है कि जो नए नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उसमें प्रोफेशनल सर्विसेज पर लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट्स से जो इंडियन जो प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली सीए, डॉक्टर, आर्किटेक्ट्स, आईटी, हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स, इनके लिए ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ वो बढ़ेंगी। और उन्होंने कहा कि इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड ग्लोबल डिमांड को मीट कर सकता है। और जो म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स हैं उस पर जोर दिया गया है ताकि जो इंडियन क्वालिफिकेशंस को अब्रॉड रिकॉग्निशन वो मिल सके। जो भी इंडिया और न्यूजीलैंड का पैक्ट हुआ उसके थ्रू लगभग 5,000 इंडियन प्रोफेशनल्स को प्रोफेशनल वीज़ाज़ मिलेंगे, जिसमें कि योगा इंस्ट्रक्टर, शेफ़, आयुष एक्सपर्ट्स, टीचर, नर्सेज, केयर गिवर्स ये सारे होंगे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ज़ेलेंस्की रिवील्स लेटेस्ट वर्जन ऑफ यूएस यूक्रेन प्लान टू एंड रशियन वॉर। तो यहाँ पे बोलना है कि यूक्रेन ने बेसिकली यूएस लेड पीस प्लान के लेटेस्ट ड्राफ्ट में कुछ छोटे डिप्लोमेटिक गेन्स हासिल किए हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने बताया कि प्लान में अब यूक्रेन
को तुरंत जो डोनेट्स्क रीजन है, डोनेट्स्क रीजन से विथड्रॉ करने की जो शर्त है उसको हटा दी गई है, और रशिया ऑक्यूपाइड एरियाज़ को लीगल रिकॉग्निशन देने की डिमांड भी जो है वो रिमूव हुई है। फिर भी प्लान में कुछ जगह ट्रूप पुल बैक और जो डीमिलिटराइज्ड ज़ोन से बन सकते हैं। तो रशिया अभी जो है इस ड्राफ्ट को रिव्यू कर रहा है, लेकिन जो अपनी टेरिटोरियल डिमांड्स हैं उस वो रशिया छोड़ेगा, इसके चांसेस जो है वो कम दिख रहे हैं। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का डिस्कशन। तो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।